अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक 6 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। डिसीजंस जो है वो नॉर्मल लाइफ में हमारा रोज का पार्ट होते हैं। इंसान जो डिसीजन लेता है वो उसके लिए बहुत आसान होते हैं। खैर आसान तो नहीं होता, लेकिन डिसीजन लेने का प्रोसेस आसान होता है क्योंकि इंटरनली डिसीजन किस तरीके से लिया जाता है, हमारे ब्रेन में क्या वायरिंग है, वी आर नॉट मच कंसर्न अबाउट इट। हमें सिर्फ ये पता होता है कि हम एक चीज को देखते हैं और फौरन ही डिसाइड कर लेते हैं वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक ये शेप है ट्रायंगल, हम इसको देख के बता सकते हैं कि शेप ट्रायंगल है, येलो कलर की है। लेकिन जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर हम इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं तो प्रोग्रामिंग किस तरीके से इन डिसीजंस को ले पाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंप्यूटर से आप ये क्वेश्चन करोगे कि वो ये रिकॉग्नाइज करे कि ये शेप क्या है, तो देयर विल बी अ सेट ऑफ स्टेप। ठीक है, सबसे पहले उसको सोचना पड़ेगा या एक सीक्वेंस स्टार्ट करना पड़ेगा कि आइदर ये स्क्वायर तो नहीं है, दूसरी कंडीशन चेक होगी कि कहीं ये डायमंड तो नहीं है, थर्डली चेक करेगा कहीं ये सर्किल तो नहीं है, फिर देखिएगा रेक्टेंगल, ट्रायंगल। फाइनली उसको हो सकता है कुछ डिसीजन चेक करने के बाद या कुछ स्टेप्स लेने के बाद जाकर उसको पता लगे कि यस इट्स अ ट्रायंगल, एंड देन वो आपको आंसर देने के काबिल होगा कि यस आई फाउंड इट, इट्स अ ट्रायंगल। तो दिस इज हाउ कंप्यूटर टेक डिसीजन। उनके डिसीजन जो है वो मल्टीपल कंडीशन से मिलके बनते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी एक चीज को डिसाइड करने के लिए पता नहीं कितने डिसीजंस के थ्रू कंप्यूटर को एक चीज डिसाइड करनी पड़ रही होती है। तो जो डिसीजन स्टेटमेंट हमारे पास है उससे सबसे पहली और मोस्ट कॉमन जो डिसीजन स्टेटमेंट है वो इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट जो है वो किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लिए प्रोग्रामिंग में यूज होती है, लेकिन हमारे पास जो अगेन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लॉजिकल एक्सप्रेशन जो हमेशा आंसर करते हैं ट्रू या फॉल्स में, हमें इन इफ स्टेटमेंट के अंदर भी लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज करना पड़ता है। तो जो जनरल सिंटैक्स है इस स्टेटमेंट का वो ये है कि आप इफ का कीवर्ड लिखोगे और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो एक्सप्रेशन का मतलब एक्सप्रेशन आप क्रिएट करोगे कि लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो अगेन जो रिलेशनल ऑपरेटर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे और लॉजिकल ऑपरेटर जो कि हम आगे कवर करेंगे उनका कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज जनरल सेंटेंस ऑफ इफ। यूजुअली अगर कंडीशन ट्रू हो तो जो नीचे स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करती है, अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स हो तो आपका ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, फॉल्स पे ये स्टेटमेंट नहीं चलती और बाकी जो कोड जो कि इसको उससे आगे कंटिन्यू हो रहा होता है वो कोड चलता रहता है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक अल्फाबेट है, एक कैरेक्टर डेटा टाइप है, ठीक है, जिसका वेरिएबल का अल्फा है और उस अल्फा को हम कंपेयर कर रहे हैं कैपिटल ए से कि अगर अल्फा की वैल्यू कैपिटल ए को से मैच हो जाए, कैपिटल ए के बराबर हो, तो वो स्क्रीन पे सी आउट क्या कर दे, एप्पल कर दे। यूजुअली अगर हम इस स्टेटमेंट के अंदर एक ही स्टेटमेंट यूज कर रहे होते हैं तो हमें जो आपके कर्ली ब्रेसेस हैं, ठीक है, वो कर्ली ब्रेसेस हमें यूज नहीं करने पड़ते। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट, हमने फॉर लूप में भी डिस्कस किया था, वाइल में भी डिस्कस किया था, डू वाइल में भी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कमांड्स हैं, ठीक है, तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बन जाती है। ठीक है, ब्लॉक ऑफ इफ बन जाता है जिसके अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट आप इफ के अंदर जो है वो देख सकते हो। सो जनरली इफ के अंदर सिर्फ इसका कीवर्ड आएगा और ब्रैकेट में कंडीशन आएगी। कंडीशन अगर ट्रू है तो एक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करेगी। ये एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। तो लेट्स गो टू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को जो है वो देखते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर जो है वो अगेन हमने सिंपल इफ यूज किया हुआ है। अगर जो प्रीवियसली नॉलेज तो हमने एल्स इफ एल्स नहीं यूज किया, हमने खाली इफ स्टेटमेंट यूज की है। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट क्रिएटेड अ इंटीजर ए, एक वेरिएबल क्रिएट किया है, मैसेज प्रिंट करवाया है, एंटर नंबर सीन के थ्रू जो है वो उस ए के अंदर वैल्यू नहीं है। अगेन एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ये कमेंट्स होते हैं। ठीक है, कमेंट्स प्रोग्राम के अंदर इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको ड्यूरिंग प्रोग्राम अगर कोई भी चीज कि आप पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपने क्यों लिखी है, इसका क्या काम है,
याद रखना हो तो आप कमेंट को यूज कर सकते हो, जगह जगह ये स्टेटमेंट लिख सकते हो जो कि कमेंट्स होती हैं, जो आपको ये बताती रहती है कि कोई कोड क्यों लिखा गया था या क्यों लिखा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमने चेक की है कि अगर ए की वैल्यू 10 हो, जो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ली उसके अंदर आप देखो हमने सिंगल कोटेशन के अंदर ए को बंद किया है, लेकिन जब आप चेक कर रहे होते हो कि आप किसी इंटीजर नंबर को या फ्लोट नंबर को या डबल को चेक करना चाहते हो तो अगेन हम सिंगल कोटेशन यूज नहीं करते। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ए की वैल्यू 10 है, तो आपको स्क्रीन पे जो है वो डिस्प्ले कर देगा द नंबर इज इक्वल टू 10। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो रेस्ट ऑफ द कोड जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है वो एज इट इज चलेगा। रेस्ट ऑफ द कोड में अगेन हमारे पास एक और कंडीशन है, वो चेक करे क्या ए 10 से ग्रेटर है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपको डिस्प्ले कर देगा कि नंबर जो है वो 10 से ग्रेटर है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द कोड चलेगा, सीक्वेंशियल फ्लो फॉलो होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर चेक करेगा कि अगर ए की वैल्यू 10 से छोटी है तो आपको प्रिंट कर देगा कि नंबर इज लेस देन 10 और इसके बाद प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, ये हमसे इनपुट लेगा, इनपुट के तौर पे आप कोई भी नंबर जो है वो उसको इनपुट दोगे। फिलहाल 34 दिया है, 34 इज ग्रेटर देन 10। दोबारा रन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नंबर दे रहे हो 1 तो 1 इज लेस देन 10, और अगर आप नंबर देते हो एग्जैक्टली 10, ठीक है, तो आपको फिलहाल वो सिर्फ 3 ही तरह के जवाब दे सकता है, या कोई नंबर 10 से छोटा है, या कोई नंबर 10 है, या कोई नंबर 10 से बड़ा है। ओके, लेट्स गेट बैक टू अवर लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट चीज के इफ एल्स स्टेटमेंट ऊपर जो डिस्कस किए वो खाली स्टेटमेंट है। समटाइम्स एक ही जगह पे डिस्क्राइब किया जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट, खाली स्टेटमेंट बोलते हैं, और एल्स डेफिनेटली उसका पार्ट है, ऑप्शनल पार्ट है। कुछ बुक्स के अंदर इफ को अलग डिफाइन किया जाता है, इफ एल्स स्टेटमेंट को अलग डिफाइन किया जाता है। आपकी मर्जी है, आप जिस चीज को भी फॉलो करो। देयर आर हंड्रेड्स वेज टू डिस्क्राइब अ सिंगल थिंग। इसलिए जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इफ स्टेटमेंट है, एल्स उसका ऑप्शनल पार्ट है। आप चाहो तो एल्स जो है वो यूज कर सकते हो या एल्स यूज नहीं कर सकते। अच्छा, एल्स जब आप यूज करते हो तब आप प्रोग्राम को दो वेज दे देते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कंडीशन जो कि इफ के अंदर एक्सप्रेशन दिया है या जो लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया है, अगर वो लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू है, ठीक है, तो ट्रू की सूरत में सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो चलाए। लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो ये क्या करता है, ये एल्स के पास चला जाता है और एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो चलती हैं। इसके बाद जो रिमेनिंग कोड है तो वो ऑब्वियसली वो रिमेनिंग कोड तो आपका चाहे कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स हो, हर हालत में इसके बाद वाला कोड चलना होता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, नंबर 1 इफ कंडीशन इज ट्रू तो ये स्टेटमेंट चलेंगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट चलेंगी, अदरवाइज आइदर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, जो बाकी इसके बाद वाला कोड है उसको एज इट इज हमेशा चलना ही होता है। ठीक है, इसके लिए जो है वो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जो एल्स यूज कर रही हो। अच्छा, अब इस एग्जांपल के अंदर अगेन सेम टाइप की एग्जांपल है। अब की दफा जो वेरिएबल है वो हमने एज क्रिएट किया है और मैसेज प्रिंट होगा एंटर एज, और एज में आप इनपुट जो है वो यूजर से ले रहे हो और एक सिंपल सी चीज चेक कर रहे हो कि अगर एज जो है वो 15 या 15 से बिलो है तो आपको मैसेज प्रिंट कर दे कि वेलकम टू चिल्ड्रन गिफ्ट शॉप, अदरवाइज आपको मैसेज प्रिंट कर दे अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है, एज आप 15 से ज्यादा देते हो तो आपको मैसेज प्रिंट कर दे वेलकम टू ग्रोसरी शॉप। वो अलग बात है कि हमारी ग्रोसरी शॉप के अंदर भी गिफ्ट मिलते हैं बट जस्ट टू गिव यू आइडिया कि इस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ट्रू पे आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और फॉल्स पे आपकी जो है वो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इसको रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटर एज, आप ये कहते हो कि 34 तो वेलकम टू ग्रोसरी शॉप आ जाएगा। लेट्स रन इट अगेन। अगर आप ये कहते हो कि एज 12 है तो वेलकम टू चिल्ड्रन गिफ्ट शॉप जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये छोटी छोटी एग्जाम्पल सिर्फ आपका सिंटैक्स क्लियर करने के लिए होती हैं, आपको लिखना किस तरीके से ये समझाने के लिए होती हैं, अदरवाइज इतने बड़े अभी हम स्ट्रक्चर्स पे नहीं गए हैं। ठीक है, हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है,
जो स्टार्टिंग की एग्जांपल्स होती हैं आपको सिंपल लगेंगी, लेकिन उन सिंपल एग्जांपल्स का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको सिंटैक्स समझ में आ जाए कि चीज लिखने के लिए कहाँ लिखनी है और कैसे लिखनी है। ठीक है, तो कंडीशन बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं, कंडीशन किस तरीके से लिखनी है। कंडीशन के अंदर एक वेरिएबल होता है, दूसरी तरफ एक वैल्यू मैच कर रहे होते हैं और बीच में रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो आ सकता है। उसके बाद इसके फौरन बाद जो स्टेटमेंट होगी वो उस वक्त चलेगी जब कंडीशन ट्रू है, एल्स के फौरन बाद जो स्टेटमेंट होगी वो उस वक्त चलेगी जब कंडीशन फॉल्स है। लेट्स गेट बैक टू आवर लेक्चर। ठीक है, उसके बाद देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग व्हिच यू शुड नो। इन C++ हमने पहले भी डिस्कस किया है, फॉर लूप के अंदर डिस्कस किया है कि अगर आपके पास ट्रू है, ट्रू कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज 1, बट खाली 1 कहना सही नहीं होगा। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो वैल्यू का मतलब है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर जो कि 0 ना हो या कोई भी नेगेटिव नंबर जो कि 0 ना हो, C++ उसको ट्रू कंसिडर करती है। इसकी एग्जांपल अभी करते हैं। अदरवाइज अगर आप 0 देते हो तो 0 जो है वो हमेशा फॉल्स कंसिडर होगा। तो फॉल्स के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू है 0, ट्रू के लिए बाकी सारी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी ट्रू को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, अब यहाँ नीचे एक कंडीशन दी हुई है, नंबर और मॉड्यूलस ऑपरेटर 2। ना फॉर एग्जाम्पल ये नंबर जो है इसकी वैल्यू अगर 10 है तो 10 मॉड्यूलस 2, इसका आंसर क्या आएगा 0। तो अगर आप इसको इफ में यूज करते हो या आप इसको फॉर में यूज करते हो, कहीं भी आप इस तरीके की कोई कंडीशन देते हो, आपको इसका आंसर क्या मिलेगा 0, एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे नंबर की वैल्यू है 11, ठीक है, तो 11 मॉड्यूलस 2, इसका आंसर आएगा 1। जब आंसर 1 आएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, एक नॉन जीरो वैल्यू हो जाएगी, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रू। सो इफ के अंदर, फॉल्स के अंदर, वाइल के अंदर, डू वाइल के अंदर, इवन स्विच के अंदर भी आप अगर आप चाहो तो इस तरह, सॉरी नॉट इन स्विच, इफ, फॉर, वाइल और डू वाइल, इन चारों के अंदर जहां कंडीशन आती है वहां पे आप इस तरीके का पैटर्न यूज कर सकते हो जिसका आंसर आपको या तो 0 मिलेगा जिसका मतलब होगा फॉल्स, या नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी जिसका मतलब होगा ट्रू। सो नीचे दिया हुआ है इट इज इक्विवेलेंट टू, अगर आप ये कंडीशन देखना चाहते हो कि अगर हम नंबर को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए, ठीक है, इस कंडीशन को ऊपर वाले तरीके से भी लिखा जा सकता है, इट मीन्स सेम। इसकी एक एग्जांपल बस इसको ही एज अ प्रोग्राम में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम बेसिकली यहाँ चाह ये रहे हैं या हम इसको लिखकर चेक ये करना चाह रहे हैं कि कोई नंबर इवन है या फिर ऑड है। तो एग्जांपल पे ही चलते हैं। ठीक है, एग्जांपल के अंदर अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक इंटीजर नंबर आपने वेरिएबल लिया है और उस नंबर के अंदर यूजर से जो है वो इनपुट लिया है। आपका गोल ये है कि आप ये चेक करना चाह रहे हो कि ये नंबर ऑड है या फिर ये नंबर इवन है। सो कंडीशन आपकी क्या है, इफ नंबर मॉड्यूलस ऑपरेटर 2 मींस वो नंबर को 2 से डिवाइड करे और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है, तो कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी, और अगर आपको रिमाइंडर मिल जाता है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एज यू ऑलरेडी नो, इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं और जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाते वो ऑड नंबर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ अगर यूजर जो है वो 3 इनपुट करता है तो 3 जब 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, जो 1 एक पॉजिटिव नंबर है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रू। तो आपकी ये सी आउट ऑड वाली स्टेटमेंट चलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे नंबर दे रहा है यूजर 4 जब 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर आएगा 0। जब इफ के अंदर इसको आंसर मिलेगा 0, तो 0 इफ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है फॉल्स के अंदर और एल्स वाला स्टेटमेंट सी आउट इवन जो है वो चलेगा। तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप नंबर दे रहे हो 55, ऑड नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नंबर दे रहे हो 80 तो वो इवन है। आप जितने भी नंबर देते जाओगे अकॉर्डिंगली उसी के आपको ऑड या इवन का आंसर जो है वो देता रहेगा। Now let's discuss some example, more example about if and else. Example number 1 जो है वो if else statement inside a for loop. As हम पिछले लेक्चर के अंदर for loop को कवर कर चुके हैं, while loop को कवर कर चुके हैं, do while loop को कवर कर चुके हैं। इनका मिक्स एंड मैच जो है वो किसी भी अंदाज में यूज हो सकता है। आप for के अंदर
एक और फॉर दे चुके हो एज अ नेस्टेड फॉर। आप वाइल के अंदर इफ यूज कर सकते हो, डू वाइल में इफ एल्स यूज कर सकते हो, इफ एल्स के अंदर फॉर यूज कर सकते हो, फॉर के अंदर वाइल यूज कर सकते हो, उस वाइल के अंदर एक इफ एल्स यूज कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन योर लॉजिक ये कॉम्बिनेशन जो है वो किसी हद तक भी जा सकता है। जो एंड टू बी ऑन द ट्रू साइड, जो एक्चुअल प्रोग्राम्स होते हैं, जो एक्चुअल कोड होता है, जो एक्चुअल एप्लीकेशन कोड होता है, उनमें ये इफ एल्स फॉर लूप हजारों की तादाद में होते हैं। ठीक है, इन्हीं की वजह से लॉजिक बनती है, इन्हीं की वजह से प्रोग्राम बनता है। दीज आर द मेन थिंग जिनको समझना या जिनको अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत जरूरी है। तो जो एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स ही हैं, लॉजिक के साथ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 का गोल ये है, गोल पहले मैं समझा दूं। एग्जाम्पल नंबर 1 का गोल ये है कि आप उसको एक नंबर इनपुट करो और वो आपको ये आंसर कर सके कि नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो वी आर बेसिकली चेकिंग प्राइम नंबर्स। ठीक है, अगर नंबर प्राइम होगा तो हमें आंसर मिलेगा कि नंबर प्राइम है, और अगर नंबर प्राइम नहीं होगा तो हमें आंसर मिलेगा कि नंबर प्राइम नहीं है। फॉर योर रिकॉल, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। ये द सिंपलेस्ट कि यही बच्चों को यही समझाई जाती है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा एडवांस लेवल पे प्राइम नंबर्स वो हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। एक उनका फैक्टर वो खुद होते हैं और एक उनका फैक्टर मतलब यही कह सकते हैं कि उनका कोई और फैक्टर नहीं होता, वो उनका फैक्टर सिर्फ वो खुद ही होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे नंबर्स जो है उनको फाइंड आउट करने के लिए क्या कोड यूज कर सकते हो। आपकी लॉजिक ये रहेगी कि आपको उस नंबर को हर नंबर से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अगर वो डिवाइड नहीं हो पाएंगे तो वो प्राइम नंबर्स होंगे, और अगर वो डिवाइड हो जाएंगे तो वो प्राइम नंबर्स नहीं है। सो टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, एक एन और जे। अनसाइंड है, अनसाइंड इसलिए लिए गए हैं क्योंकि वी आर नॉट डीलिंग विद नेगेटिव नंबर्स, वी आर डीलिंग ओनली विद पॉजिटिव नंबर। अनसाइंड डेटा टाइप वो डेटा टाइप थी जो नेगेटिव नंबर अपने पास स्टोर नहीं कर सकती। we have already discussed this thing in class। अच्छा, आप एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हो, सी आउट नंबर और एन के अंदर एक नंबर इनपुट ले रहे हो। ठीक है, असल काम उसके बाद स्टार्ट होता है, उस नंबर को चेक करना कि आइदर वो प्राइम है या नहीं है। इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने एक फॉर लूप यूज किया है। ठीक है, फॉर लूप जो है वो j = 2 से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है इस फॉर लूप की वो है 2। कब तक चलेगा? j <= n divided by 2। This basically mean this particular expression mean n divided by 2 means that we are dividing a list into half। हम किसी भी चीज को जब हाफ में डिवाइड करना चाहते हैं तो हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो हम किसी चीज के आधे तक पहुंचना चाह रहे हैं। बेसिकली रूल है मैथमेटिक्स के अंदर कि अगर आप एक नंबर को मालूम करना चाहते हो कि वो प्राइम नंबर है तो आप उसको सारे नंबर से डिवाइड करने के देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिस्ट के हाफ तक भी पहुंच जाते हो तो और वो डिवाइड नहीं हो पा रहा तो इट प्रूव्स कि वो प्राइम नंबर है। अगर वो प्राइम नंबर नहीं होगा तो वो अपने हाफ तक किसी ना किसी नंबर से जरूर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन अगर आप गूगल करोगे प्राइम नंबर्स की थ्योरी को तो आपको आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, आपकी थ्योरी मिल जाएगी, कोई ना कोई आपको एक्सप्लेन भी कर देगा। बेसिकली अगर हम लिस्ट के हाफ तक भी नंबर को डिवाइड नहीं कर पा रहे तो ये प्रूफ हो जाता है कि वो प्राइम नंबर है। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ n तक भी जा सकते हैं, लेकिन हमें n तक लेस देन n तक हम जा सकते हैं, लेकिन हमें n तक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रीजन हम यहाँ लेस देन n भी लिख देंगे, प्रोग्राम सेम तरीके से काम करेगा, लेकिन प्रोग्राम के लूप की आइटरेशन बढ़ जाएंगी, और जब लूप की आइटरेशन बढ़ जाती हैं तो आपका कोड थोड़ा अनएफिशिएंट हो जाता है क्योंकि वो सीपीयू का टाइम ज्यादा लेता है। सीपीयू बेसिकली प्लस माइनस के ऑपरेशन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू चेक करना, ये सारे काम मेजर सीपीयू करता है। और अगर आप फॉर लूप के अंदर आइटरेशन बढ़ा देते हो तो फॉर लूप को उतनी ही ज्यादा दफा सीपीयू के पास जाना पड़ता है।
जितनी ज्यादा दफा आपका प्रोग्राम सीपीयू के पास जाएगा उतना आपका प्रोग्राम अनएफिशिएंट कहलाएगा, उतना आपका प्रोग्राम जो प्रोसेसिंग पावर ज्यादा यूज करेगा। सो इसीलिए वी विल स्टिक विद द कोड जो कि ज्यादा एफिशिएंट है, कि हम सिर्फ 50% तक डिवाइड करके ही चेक कर ले कि नंबर प्राइम है या नहीं है। सो डिपेंडिंग ऑन द एन, द वैल्यू ऑफ एन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वैल्यू देते हो एन की 10, तो ये जो लूप है वो कहाँ तक चलेगा, 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और n डिवाइडेड बाय 2 तक चलेगा। n डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू क्या आएगी, 5। इट मीन्स ये लूप चलेगा 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। यानी j की वैल्यू फर्स्ट टाइम होगी 2, उसके बाद j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू सेकंड टाइम होगी 3, j प्लस प्लस होगा, फिर 4, फिर j प्लस प्लस होगा, इवेंचुअली j की वैल्यू होगी 5। जब j की वैल्यू 5 होगी तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। आपका लूप स्टॉप कब हो जाएगा, जैसे ही j की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 6 के लिए नहीं चलेगा, सिर्फ 5 तक चलेगा और स्टॉप हो जाएगा। इवेंचुअली जैसे ही n की वैल्यू चेंज करोगे, रूल भी इसके हिसाब से चेंज होता जाएगा, क्योंकि ये लूप रुकने की कंडीशन डिपेंड करेगी आपकी n की वैल्यू पर। लेकिन इवेंचुअली ये आप जो भी नंबर दोगे उस नंबर के सिर्फ हाफ तक चलेगा। अब करेगा क्या कि n की वैल्यू को, जो आपने नंबर दिया है, उस नंबर को इस फॉर लूप के जनरेटेड नंबर से, यानी फर्स्ट टाइम j की वैल्यू क्या होगी 2, तो फर्स्ट टाइम हम सपोज कर ही लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा n जो है वो है 10, सपोज कर रहे हैं हम, सिर्फ ये प्लीज कोड में अपने लिखा है यहाँ पर, और जो हमारा j है उसकी फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या होगी 2। तो फर्स्ट टाइम जब ये लाइन चलेगी तो ये क्या डिवाइड करेगी, n को डिवाइड करेगी 2 से, मीन्स रिमाइंडर चेक करेगी, तो ये 10 डिवाइडेड बाय 2 चेक करेगा कि आया उसका रिमाइंडर 0 है, और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऑब्वियसली 10 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आपका ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये वाले कोड में जो ब्रैकेट के अंदर है, इट्स नॉट अ प्राइम डिवाइजिबल बाय, एज इट इज प्रिंट होगी, और फिर j की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि जिस कंडीशन पे ये ट्रू होगा, j की वैल्यू क्या थी, 2 थी, ठीक है। तो ये कह देगा इट इज नॉट प्राइम और डिवाइजिबल बाय 2, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बता देगा कि नंबर 2 से डिवाइड हो गया इसलिए प्राइम नहीं है। इसके बाद एक स्टेटमेंट है एग्जिट 0। एग्जिट 0 स्टेटमेंट जो है वो प्रोग्राम को बंद कर सकती है, प्रोग्राम को स्टॉप कर सकती है। हम ये स्टेटमेंट क्यों यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक हेडर फाइल इंक्लूड की है process.h। process.h हेडर फाइल जो है वो एग्जिट फंक्शन हमें दे देती है, और ये एग्जिट फंक्शन जो है वो किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए यूज हो सकता है। एग्जिट 0 का मतलब ये है कि एवरीथिंग इज ओके बट प्लीज एग्जिट, ठीक है। 0 यहाँ देने का मतलब है एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो यहाँ और भी कोड दिए जा सकते हैं, आप डिफरेंट कोड भिजवा सकते हो, लेकिन फॉर नाउ वी डोंट नीड द कोड्स, हम खाली 0 देखकर भी हमारा काम जो है वो सही होगा। लेकिन यहाँ नंबर चेंज हो सकते हैं, आप कोई भी नंबर यहाँ यूज कर सकते हो, क्योंकि आप उसको जो नंबर देते हो ये नंबर ये वापस लेके जाता है या रिटर्न करता है, और वो नंबर आगे कहीं किसी और जगह पे किसी और फंक्शन में यूज हो सकता है, या किसी और प्रोग्राम में यूज हो सकता है। लेकिन वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस, फिलहाल आप खाली एग्जिट 0 ही लिखोगे तो ये एग्जिट फंक्शन जो है प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। अच्छा, यहाँ अब ये वाली कंडीशन सी आउट इट्स प्राइम नहीं चलेगी। रीजन क्या है कि जैसे ही आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, इसको एग्जिट 0 मिल जाता है और प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप हो जाता है। दूसरा केस कंसिडर करते हैं। दूसरा केस हम कंसिडर करते हैं हमारा नंबर 7, विच वी ऑलरेडी नो कि वो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अगर हमारे पास नंबर 7 है तो ये लूप कब तक चलेगा, 7 डिवाइडेड बाय 2 तक। 7 डिवाइडेड बाय 2 बेसिकली पॉइंट्स में वैल्यू आनी चाहिए, वो वैल्यू होनी चाहिए 3.5, लेकिन हमने कास्टिंग डिस्कस की थी, ठीक है। इम्प्लिसिट कास्टिंग होगी, ये इंटीजर j इंटीजर है, ठीक है, और हम यहाँ इंटीजर्स पे डील कर रहे हैं, हमारे पास n भी इंटीजर है, और जब एक इंटीजर नंबर डिवाइड होगा 2 से तो उसका आंसर जो है वो इंटीजर में ही आना चाहिए, क्योंकि 2 भी इंटीजर है, n भी इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर्स हैं। जब दो इंटीजर्स नंबर आपस में डिवाइड होंगे तो हमें आंसर किस में मिलेगा, इंटीजर में ही मिलेगा।
तो जब 7 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, आप 7 डिवाइड बाई 2 भले 3.5 बने, प्रोग्राम क्या करेगा 0.5 को ओमिट कर देगा बीच में, तो इसकी जगह आंसर आ जाएगा 3। तो इस लूप में 2 से स्टार्ट होना है और सिर्फ 3 तक चलना है। इसका मतलब ये लूप से 2 दफा चलेगा। फर्स्ट टाइम में चलेगा 2 के लिए और सेकंड टाइम चलेगा 3 के लिए। पहली दफा ये 7 को 2 से डिवाइड करके देखेगा, ठीक है। क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, कंडीशन हो रही है फॉल्स, ठीक है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या ये चलेगा? नहीं। अब अगर आप एक नोट करो बात, इस फॉर लूप के आगे कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं है। हम ये चीज भी डिस्कस कर लें, हम कर्ली ब्रेसेस लगा सकते थे, और अगर हम कर्ली ब्रेसेस लगाते तो हमारे कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट होने थे और हमारे कर्ली ब्रेसेस एंडिंग है उनकी यहाँ तक, ठीक है। यानी ये जो स्टेटमेंट है सी आउट इट्स अ प्राइम, ये लूप से वैसे ही बाहर है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कर्ली ब्रेसेस नहीं लगे हैं, इसके बावजूद ये प्रोग्राम बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। जब फॉर के अंदर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगे हुए तो रूल ये है कि फॉर के अंदर अगर आप कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं कर सकते तो आप एक ही स्टेटमेंट दे सकते हो। अब यहाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, सब कुछ चल रहा है। हाउ, ठीक है। होता क्या है, अगेन प्रोग्रामिंग का एक रूल है, ठीक है। आपकी इफ स्टेटमेंट जो आपने इफ का पूरा ब्लॉक बनाया, इफ का ब्लॉक जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक C++ उसको एज अ सिंगल स्टेटमेंट कंसिडर करेगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरा एक इफ है, अगर हम इसको कहेंगे एक इफ स्टेटमेंट है, ठीक है। हमने एक इफ स्टेटमेंट यूज की है, तो हमने इफ स्टेटमेंट यूज किया, हमने इसमें एल्स यूज नहीं किया। ये इफ एल्स नहीं है, ये खाली इफ है और ये एक ही इफ है। तो अगर ये एक इफ है या हम एक C++ को एज अ वन सिंगल एंटिटी कंसिडर करता है, वन सिंगल स्टेटमेंट कंसिडर करता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना लाजमी नहीं है। ये चीज आहिस्ता 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 आपको प्रैक्टिस के बाद समझ में आएगी कि कहाँ ब्रैकेट लग सकते हैं, कहाँ ब्रैकेट नहीं लग सकते। लेकिन इफ यू वांट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, अगर आप चाहते हो कि आप कंफ्यूज ना हो, आपको कोड क्लियर समझ में आए, तो आप ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। आपको बात ज्यादा क्लियरली कोड देख के समझ में आएगी कि अच्छा ये फॉर जो है वो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। हम इसको माइनस करेंगे 1 भी हो जाएगा, तो हमें पता है कि ये फॉर जो है वो सिर्फ यहाँ तक चल रहा है। सो अगेन दोबारा आते हैं, इसने n को डिवाइड किया, 7 को डिवाइड किया 2 से, कंडीशन क्या हो गई, रिमाइंडर जो है उसका आएगा n डिवाइड बाई 2 का रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। क्योंकि 7 जब 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर बचेगा 1। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये ब्लॉक नहीं चला, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ब्लॉक नहीं चलेगा। कहाँ जाएगा, वापस फॉर के पास जाएगा, ठीक है। वह फॉर के पास जाएगा और एज वी ऑलरेडी डिस्कस क्या हो जाएगा, j प्लस प्लस, जे की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब की दफा ये 7 को डिवाइड करके देखेगा 3 से, ठीक है। जब 7 3 से डिवाइड होगा अगेन रिमाइंडर आएगा 3 1 0 2 से रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। ये कंडीशन अगेन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुछ भी कोड है वो नहीं चलेगा, ठीक है। इसको ये ब्रैकेट में लेंगे, दोबारा किसके पास चला जाएगा, फॉर के पास। j प्लस प्लस हुआ, j की वैल्यू आपकी दफा हो गई 4। लेकिन यहाँ जब वो 7 डिवाइड बाई 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसने लूप में सिर्फ चलना ही 3 टाइम्स है, j की वैल्यू 4 होगी, कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो ये पूरा का पूरा फॉल्स स्टॉप हो गया। जैसे ही फॉल्स स्टॉप होगा नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी चलेगी, इट इज प्राइम। तो अगर हमें नंबर प्राइम मिल जाता है तो हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी इफ वाली, और ये कहेगा इट इज प्राइम और हमें बताएगा कि इस नंबर से डिवाइड हो गया और साथ में एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर प्राइम है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू नहीं हो पा रही, तो इवेंचुअली ये फॉर लूप चलते 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 जब किसी भी चीज से डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसको रिमाइंडर नहीं मिलेगा, तो आखिर में हमें कहेगा कि दिस नंबर इज प्राइम, ठीक है। इसको हटाते हैं क्योंकि ये हमें सारा एरर जनरेट कर सकता है। पहले इसको चलाते हैं विदाउट ब्रैकेट, ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसकी स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। लेट्स रन इट। फॉर एग्जांपल एंटर अ नंबर इज 43 प्राइम नंबर है, ठीक है, तो आंसर देगा इट इज प्राइम। दोबारा चलाते हैं। सपोज नंबर है 24, 24 इज नॉट अ प्राइम, कह देगा 24 प्राइम नहीं है, डिविजिबल बाय 2 है।
दोबारा चलाते हैं, नंबर है 15, ठीक है, इट इज नॉट प्राइम, डिवाइजिबल बाय 3, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो इसकी वर्किंग बिल्कुल सही चल रही है। और अगर आप यहाँ ब्रैकेट लगा भी देते हो अपनी आसानी के लिए, अपनी कोड की क्लियरिटी के लिए, ठीक है, कि ये फॉर की स्टार्टिंग है और ये फॉर की एंडिंग है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट फॉर से बाहर है, ठीक है। तो जब आप इसको चलाओगे अगेन 65 इट्स नॉट अ प्राइम, डिविजिबल बाय 5 ट्रू है। और बड़े नंबर से मुझे 43 ही याद है कि जो प्राइम है, तो 43 इज द प्राइम। अगेन वो कोड हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। लेट्स गेट बैक टू अवर सेकेंड एग्जाम्पल, जो कि ये स्टेट करेगी इट्स अ स्टेटमेंट इनसाइड अ व्हाइल लूप, ठीक है। इसको रन करते हैं अगेन। ये भी एक लॉजिकल एग्जाम्पल होगी, सिर्फ सिंटैक्स समझाने के लिए नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल एक्सपेक्ट इसके अंदर लिया गया है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल है, ठीक है। दो फाइल्स इंक्लूड की गई हैं, conio.h, conio.h हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि हम इसको बार बार इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक फंक्शन है getth और एक और फंक्शन है getth। हमें वो दो फंक्शन यूज करने होते हैं जिससे हम conio.h को यूज करते हैं। अच्छा, अब इस प्रोग्राम का काम क्या है कि इट विल आप कोई भी आपको सेंटेंस ये इनपुट करने के लिए कहेगा और आपको ये काउंट करके बताएगा कि उस सेंटेंस के अंदर कितने वर्ड्स हैं और उस सेंटेंस के अंदर कितने लेटर्स हैं, ठीक है। सो वी हैव क्रिएटेड टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल इज ch काउंट जो कि कैरेक्टर काउंट है या लेटर काउंट करने के लिए, दूसरा वेरिएबल है wd काउंट जो कि वर्ड काउंट करने के लिए। वर्ड काउंट करने वाला जो वेरिएबल है उसको हमने इनिशियल वैल्यू 1 दे दी है। इसको डिस्कस करेंगे कि इसको हमने वैल्यू 1 क्यों दी है। हमने कैरेक्टर्स तो स्टार्टिंग में कहे हैं कि 0 है, लेकिन हमने वर्ड्स कहा है कि वर्ड 1 है, ठीक है, वर्ड ऑलरेडी 1 है। सो इसको डिस्कस करेंगे कि इसकी वैल्यू 1 क्यों दी हुई है। फिर हमने दिया हुआ है कैरेक्टर ch इज इक्वल टू स्मॉल है। इसको स्मॉल है इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये वाइल का लूप है। हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब हम वाइल यूज कर रहे होते हैं तो वाइल में हमें कंडीशन स्टार्टिंग में ट्रू करवाने के लिए, क्योंकि लूप बगैर कंडीशन ट्रू हुए नहीं चल सकता, तो कंडीशन ट्रू करवाने के लिए हमें ch की वैल्यू सेट करनी पड़ती है। जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन आपके लिए न्यू होगी। कंडीशन ये है कि while ch नॉट इक्वल्स टू \r, \r एक escape सीक्वेंस है। शुरू की क्लासेस में हमने escape सीक्वेंसेस डिस्कस किए थे, लेकिन हम \r को इस्तेमाल नहीं कर सके थे और मैंने ये कहा था कि \r जो है वो आगे जाकर हमारे लूप्स में यूज होगा। इट्स बेसिकली द कोड फॉर एंटर, ठीक है। ये मालूम कर सकता है कि क्या आपने एंटर प्रेस किया, क्या कैरेक्टर की वैल्यू एंटर है, ठीक है। तो अगर हम एंटर की को ट्रैक करना चाहते हैं तो हम \r को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ कंडीशन है while ch नॉट इक्वल्स टू \r या while ch नॉट इक्वल्स टू एंटर। फिलहाल a की वैल्यू क्या है, a। तो a नॉट इक्वल्स टू एंटर, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। यानी ये प्रोग्राम उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करते। ये कंडीशन सिर्फ उसी वक्त फॉल्स होगी जब आप यहाँ पर एंटर प्रेस कर दोगे और ch की वैल्यू एंटर हो जाएगी। ch की वैल्यू हम ले कैसे रहे हैं, फिलहाल तो स्टार्टिंग में हम ये एंटर अ फ्रेज चला देंगे कि भाई ताकि लोगों को पता लगे कि अब वो लिखना शुरू कर सकते हैं। और आपका ये लाइन ch इज इक्वल टू गेट ch चलती रहेगी बार बार, ठीक है, क्योंकि वाइल के लूप के अंदर है। तो ये ch इज इक्वल टू गेट ch अगेन एंड अगेन रन होता जाएगा। कब तक रन होगा, जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करते, ठीक है। तो ये कोड रुकेगा ही उस वक्त जब आप एंटर प्रेस करोगे। सो एंटर प्रेस करने भी क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वाइल स्टॉप हो जाएगा। अब इसके अंदर आप चेक कर रहे हो कि क्या ch की वैल्यू ये है, ये क्या है, ये बेसिकली स्पेस है। स्पेस को चेक करने के लिए हमारे उसको हम कोड यूज करने की जरूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्टली यहाँ पे एक स्पेस दे सकते हैं, सिंगल कोटेशन स्पेस, ठीक है। तो एक सिंगल कोटेशन जो है वो एक उसके बीच में एक स्पेस जो है वो आ सकती है। दिस विल मैच के ch की वैल्यू क्या स्पेस है, क्या आपने स्पेस बार प्रेस किया है। आप स्पेस बार प्रेस कब करते हो, जब आप नया वर्ड लिखते हो। बचपन से टीचर सिखाती भी आती हैं
एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में स्पेस दो, फिर उसके बाद इवेंचुअली हम स्पेस बार पे आ जाते हैं कि स्पेस बार दबाओ तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो स्टार्ट होगा। सो अगर आप CH इक्वल टू स्पेस चेक कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप नया वर्ड स्टार्ट कर रहे हो या आपने नया वर्ड स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपने जैसे ही स्पेस प्रेस किया है तो वो क्या करे, वर्ड काउंट प्लस प्लस कर दे। प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, वर्ड काउंट वेरिएबल के अंदर एक का इजाफा कर देगा, उसमें 1 ऐड कर देगा। तो हमारा वर्ड की काउंट की पहले वैल्यू जो है वो थी 1, लेकिन हम जैसे ही एक वर्ड लिख के स्पेस प्रेस करेंगे, दूसरा वर्ड लिखने लगेंगे तो वर्ड काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एल्स अगर आप स्पेस प्रेस नहीं करते तो क्या करे, CH काउंट काउंट। CH काउंट काउंट वैसे भी चलता रहना चाहिए था, लेकिन हमने इसको इसके अंदर क्यों रखा है, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं साथ साथ कि अगर यूजर ने स्पेस प्रेस किया है तो कैरेक्टर नहीं है स्पेस, वो कैरेक्टर्स में काउंट ना हो, इसलिए इसको एल्स में रखा है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे CH ये स्टेटमेंट अगर आप CH काउंट काउंट गेट CH के बाद रखना चाहते थे तो रख सकते थे, लेकिन इससे होता क्या है कि जब आप स्पेस बार भी दबाते ना तो वो भी कैरेक्टर्स के अंदर काउंट होना शुरू हो जाता, वो स्पेसेस को भी काउंट कर रहा होता, क्योंकि CH काउंट हर लूप की हर इटरेशन पे चल रहा होता, और जितनी स्पेस बार आप बीच में दबाते हैं वो भी CH काउंट आउट के अंदर ऐड होती जाती। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको एल्स के अंदर डाल दिया। ठीक है, यानी आप कह रहे हो कि अगर मैंने स्पेस प्रिंट की है तो सिर्फ वर्ड काउंट काउंट करे, और अगर मैंने स्पेस प्रिंट नहीं की या स्पेस टाइप नहीं की तो क्या करे, काउंट CH काउंट प्लस प्लस कर दे, मीन्स एक कैरेक्टर को बढ़ा दे। ये लूप चलता जाएगा, ठीक है, और हर आइट्रेशन के अंदर चेक करता रहेगा बार बार। ठीक है, ये सब जो इसकी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है यहाँ पे ऐड हो रही है, आप जो है जब तक एंटर नहीं दबाओगे ये लूप बार बार चलता रहेगा, और हर कैरेक्टर इनपुट करने के बाद, यानी जब भी आप एक कैरेक्टर इनपुट करोगे चेक करेगा कि कहीं आपने स्पेस तो नहीं टाइप की। अगर आपने स्पेस टाइप कर दिया है तो एक वर्ड काउंट बढ़ा दो, और अगर आपने स्पेस टाइप नहीं की है तो एक कैरेक्टर काउंट बढ़ा दो। सिंपल सा इसका कोड है। ठीक है, इवेंचुअली लास्ट में जब आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये पूरा का पूरा व्हाइल लूप चलना बंद हो जाएगा और किस पे आ जाएगा, लास्ट स्टेटमेंट पे। लास्ट स्टेटमेंट पे आप क्या कह रहे हो, बैकस्लैश n। ठीक है, ये बैकस्लैश n है बीच में, इसका काम क्या है, न्यू लाइन के लिए। मैंने आप लोगों को बार बार कहा था कि अगर आपको बैकस्लैश n अच्छा ना लगे तो आप एंडल यूज कर सकते हो। सो बैकस्लैश n क्या करेगा, न्यू लाइन पे जाएगा, उसके बाद लिखेगा वर्ड इक्वल टू, ये एज इट इज लिखा हुआ जाएगा, WD काउंट की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद एंडल प्रिंट होगा, उसके बाद लेटर्स इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होगा, और CH काउंट -1 प्रिंट होगा। अब ये क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि जब आप एंटर प्रेस करोगे, ठीक है, आपने एंटर कहाँ प्रेस किया, आपने एंटर जब प्रेस किया तब आप यहाँ पे थे, ठीक है, आप ये गेट CH ही चल रहा था, आपने एंटर प्रेस किया, उसने चेक किया क्या ये स्पेस के बराबर है, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लाइन चलेगी नहीं, कहाँ आएगा, एल्स पे आएगा, और क्या करेगा, CH काउंट काउंट प्लस कर देगा। ये क्या करेगा, ये एंटर को अपने अंदर काउंट कर लेगा, क्योंकि हमें नहीं करना, हमने एंटर प्रेस किया है और वो CH काउंट काउंट के अंदर ऐड नहीं होना चाहिए। अब हम इस प्रोसेस को रोक तो नहीं सकते, क्योंकि हम इस कोड को एक बीच में ऐसी कंडीशन अगर और लगा दें कि अगर एंटर हो तो CH काउंट माइनस माइनस कर दें, अजीब कोड के अंदर आप प्रोसेसिंग टाइम बढ़ा दोगे खामखा का, जिसको अवॉइड करने के लिए आप सिंपली अगर यहाँ पे लिख दो CH काउंट -1, तो भाई जितने कैरेक्टर्स काउंट किए हैं उनमें से एक माइनस कर दो, क्योंकि हमें पता है कि एक गलती से आखिर में ऐड हो गया है एंटर, जो कि हमें नहीं चाहिए, इसलिए आप CH काउंट -1 प्रिंट करवाओगे एंड देन प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसको चेक करते हैं। ठीक है, एंटर फेस आ गया, दिस स्पेस इज स्पेस, 2 दफा स्पेस हो गई गलती से, माय फर्स्ट मैसेज, स्टॉप एंड एंटर। मुझसे ज्यादा मुझे नहीं लिखना। ओके, तो वर्ड काउंट जो है वो बता रहा है इस वक्त 1 2 3 4 5, लेकिन हमें वर्ड काउंट बता रहा है 6। तो देयर इज अ फ्लॉ, क्योंकि डबल स्पेस प्रेस कर दिए तो वो उसने एक वर्ड जो है वो एक्स्ट्रा काउंट कर लिया। तो देयर आर फ्लॉज इन दिस प्रोग्राम, परफेक्ट नहीं है। लेटर काउंट लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 और फुल स्टॉप भी मैंने दिया है इसलिए 19।
अगर आप इसको और एफिशिएंट बनाना चाहो कि भाई फुल स्टॉप को भी बीच में मत काउंट करो, डबल स्पेस अगर आ जाए तो उसको एक ही वर्ड काउंट करो, तो इतने ही ज्यादा बीच में आपको इफ और डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसके अंदर ऑब्वियसली कुछ फ्लॉज हैं। यू वांट टू चेंज इट, यू कैन चेंज इट। बीच में और इफ एल्स डालकर आप इसको और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, इसकी सिक्योरिटी और बढ़ा सकते हो, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इसकी लॉजिक बढ़ा सकते हो। तो दोबारा चलाते हैं, जिस तरह ये चाहता है कि मुझे चलाया जाए हम उस तरीके से चलाते हैं। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, एंटर। ठीक है, अब इसमें वर्ड 5 आ रहे हैं और ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 वर्ड ही हैं। ठीक है, और लेटर्स 20 आ रहे हैं। काउंट पहले आप लोग कर लो पॉज करके, 20 लेटर्स ही होंगे। अच्छा, अब हमने एक चीज शुरू में डिस्कस की कि हमने वर्ड काउंट को 1 क्यों किया है। ठीक है, कि हमने इसलिए किया है कि फॉर एग्जाम्पल आप इस प्रोग्राम को चलाते हो और आपने लिखा बाय और आपने कर दिया एंटर, तो आपने स्पेस नहीं दबाया। ठीक है, और वर्ड आपने एक टाइप किया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही आपने बाय लिखा और एंटर प्रेस किया तो वर्ड ऑटोमेटिकली 1 दे रहा है, क्योंकि हमने वर्ड को पहले ही 1 सेट किया हुआ है। तो रीजन ये है, इसी इसी एक चीज इसने जो है इसको सही किया हुआ है कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोड देखो तो कोड ये कहता है कि अगर स्पेस आएगी तो वर्ड काउंट करना। हमने तो स्पेस दी ही नहीं, हमने तो खाली बाय लिखा, कोई स्पेस नहीं दी और एंटर कर दिया। तो अगर हम स्पेस ना दें तो वर्ड काउंट को अगर हम 0 रखेंगे तो 1 नहीं होगा और हमारे प्रोग्राम में फ्लॉ आएगा। तो इसलिए उस फ्लॉ से बचने के लिए वर्ड काउंट की वैल्यू पहले ही जो है वो -1 कर दी गई है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस प्रोग्राम पे एतराज है, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। आप इसके अंदर और इफ डाल सकते हो कि अगर मैं डबल फॉर एग्जाम्पल स्पेस प्रेस कर दूं तो एक ही स्पेस काउंट करो। ये सारी चीजें इतनी इजीली नहीं होगी, आपको एटलीस्ट 20 to 25 लाइन पढ़ानी पड़ेंगी, तब इसकी एफिशिएंसी जो है वो परफेक्शन की तरफ जाएगी। अदरवाइज फिलहाल बेचारा जैसे काम कर रहा है सही है हमारे लिए। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है RND फंक्शन। आउट ऑफ द टॉपिक है, वैसे तो हम डिसीजंस डिस्कस कर रहे थे और बीच में एक रैंडम फंक्शन आ गया। रीजन ये है कि इसको हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, और अगर हमें रैंडम फंक्शन के बारे में पता ना हो तो हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो नंबर 1, ये फंक्शन जो है वो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए यूज होता है। नंबर 2, इसकी लिमिटेशन ये है कि आप जितनी दफा भी प्रोग्राम चलाओगे हर दफा सेम सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स ही जनरेट होते हैं। उसके सॉल्यूशंस नेट पे मौजूद हैं, आप चाहो तो अपने तौर पे देख सकते हो। एक और फंक्शन भी मौजूद है स्ट्रेंड के नाम से, उसको टाइम देना पड़ता है, टाइम फंक्शन साथ यूज करना पड़ता है। देयर आर डिफरेंट वेज, पर हम इसको एप्लीकेशन की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि बेसिक कोर्स है। हमारा मेन मकसद प्रोग्रामिंग की नो हाउ समझना है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोड का नाम है। ठीक है, देयर आर वेज इफ यू वांट टू एक्सप्लोर। ठीक है, तो देयर इज वन मोर फंक्शन एस्ट्रेंड के नाम से, के ट्यूटोरियल्स आपको नेट पे मिल जाएंगे। वो थोड़ा ज्यादा परफेक्ट फंक्शन है, वो हर दफा डिफरेंट रैंडम सीक्वेंस जनरेट करता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम सिर्फ इसी रैंडम फंक्शन को यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। अच्छा, इट रिटर्न सूडो रैंडम नंबर। सूडो रैंडम नंबर का मतलब ये है कि जो नंबर्स जनरेट होते हैं दे हैव सम प्री डिफाइंड वे टू बी जनरेटेड, वो किसी प्लान के तहत जनरेट होते हैं। ट्रू रैंडम नहीं कह सकते। ट्रू रैंडम का मतलब होता है कि आपको पता ही ना हो और चीज रैंडम चीज आपके सामने है, इम्पॉसिबल। जितने भी कंप्यूटर के अंदर रैंडम नंबर जनरेट होते हैं वो सारे सूडो रैंडम नंबर कहलाते हैं, बिकॉज उनके पीछे कोई ना कोई फॉर्मूला होता है जो उनको जनरेट करता है। अच्छा, इनकी रेंज जो है वो 0 से लेकर रैंड मैक्स तक होती है। रैंड मैक्स जो है वो एक कांस्टेंट है। हम कांस्टेंट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। जैसे math.h के अंदर हमने डिस्कस किया था पाई कांस्टेंट जो कि मौजूद होता है। पाई कांस्टेंट की वैल्यू हमें लेनी नहीं पड़ती। हम math.sc सी मैथ अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हमें पाई नाम का एक कांस्टेंट मिल जाता है। इसी तरह रैंडम जो फंक्शन है, ये जो हेडर फाइल के अंदर है, हेडर फाइल को डिस्कस करते हैं, उसके अंदर एक रैंड मैक्स नाम का कांस्टेंट प्री डिफाइंड कांस्टेंट मौजूद है।
जब आप रैंड मैक्स को प्रिंट करवाओगे तो आपको ये बता देगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मैंने यहाँ पे 32767 इसलिए लिखी है क्योंकि हमारा देश जो है वो और मेरा प्रोसेसर जो है वो इस वक्त 32767 ही इसकी वैल्यू गेट कर रहा है। बट डिपेंडिंग ऑन योर पीसी, डिपेंडिंग ऑन योर कंपाइलर, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोसेसर, ये वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो हो सकता है आपको यू माइट गेट अ डिफरेंट आंसर, लेकिन मेरे पास क्योंकि 32767 ही आ रहा है इसलिए मैंने ये नंबर लिया। लेकिन कम से कम ये वैल्यू जो है वो 32767 जरूर हो सकती है। मतलब कोई भी प्रोसेसर हो, कुछ प्रोसेसर में इससे ज्यादा तक जा सकता है नंबर, लेकिन मोस्टली प्रोसेसर के अंदर आपको मिनिमम वैल्यू जो है वो मतलब ज्यादातर वैल्यू आपको ये कम से कम मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप जो रैंडम नंबर जनरेट होंगे वो 0 से लेकर 32767 के बीच में कोई भी नंबर होगा। ठीक है, इट्स अ वाइड रेंज, यानी 32,700 नंबर के बीच में से कोई भी एक 32,700 के बीच में से कोई भी एक नंबर जनरेट हो रहा है। तो वेरी 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 ह्यूज रेंज। अगर इस रेंज को आप कम करना चाहो तो देर इज अ ट्रिक। ठीक है, वो ट्रिक है कि आप मॉड्यूलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर जो है वो यूज करो। ठीक है, कैसे? आप रैंड फंक्शन को जब यूज करोगे कहीं भी तो रैंड फंक्शन की जगह एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, वो नंबर 0 से लेकर 32767 के बीच में से कोई भी नंबर होगा। अगर आप उस नंबर को 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है, यानी इसका रिमाइंडर लोगे, तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? रिमाइंडर जो आ सकते हैं यदि पॉसिबल रिमाइंडर्स जो हैं वो 0 से लेकर 9 तक ही होंगे। ठीक है, ये मैथ्स का रूल है, पहले ट्राई करके देख लो। किसी भी रैंडम नंबर को उठाओ, चाहे इससे बड़ा भी उठाओ, आप उसको 10 से डिवाइड करो और उसका रिमाइंडर चेक करो। तो जो रिमाइंडर्स हो सकते हैं वो 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है, इंक्लूडिंग 0 एंड 9। यानी अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 3000 है तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 0। अगर 3001 है तो रिमाइंडर मिलेगा आपको 1। 3002 है तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 2। 3009 में आपको रिमाइंडर मिलेगा 9। लेकिन जैसे ही वैल्यू होगी 3010 तो आपका रिमाइंडर दोबारा हो जाएगा 0। तो जो पॉसिबल वैल्यूज है वो 0 से लेकर 9 तक की। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपको एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर नंबर चाहिए तो उस स्पेसिफिक रेंज को एज अ रिमाइंडर ऑपरेटर के बाद उससे डिवाइड कर लो रिमाइंडर ऑपरेटर के साथ। फॉर एग्जाम्पल आप उसका मॉड्यूलस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने 10 से डिवाइड किया तो जो मुझे नंबर्स मिलेंगे वो 0 से लेकर 9 तक मिलेंगे। लेकिन अगर मुझे नंबर चाहिए 1 से लेकर 10 तक, तो मैं ये करूंगी कि भाई इसका जो आंसर आ रहा है उस आंसर के अंदर +1 कर दो। तो अगर आंसर मिलेगा मुझे 0 तो वो हो जाएगा 1। अगर आंसर मिलेगा मुझे 9 तो वो हो जाएगा 10। तो मेरी रेंज क्या बन जाएगी? 1 से लेकर 10 तक। इसके लिए जो है वो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 सिर्फ रैंड फंक्शन को समझने के लिए कि ये इस तरीके से काम करता है। तो पहली हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम हमें ऑलरेडी पता है। दूसरी हेडर फाइल conio.h हमें ऑलरेडी पता है। तीसरी हेडर फाइल tstdlib और कमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि ये रैंडम फंक्शन के लिए यूज कर रहे हैं हम। तो अगर हमें रैंडम फंक्शन यूज करना है, हमें रैंड फंक्शन यूज करना है तो हमें ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड करनी लाजमी है। इसी हेडर फाइल के अंदर रैंड मैक्स भी है। ठीक है, वो यहीं से आ रहा है। ठीक है, रैंड मैक्स की अगर वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो आपको ये हेडर फाइल यूज करनी लाजमी है। इसके बाद हमने सेट डब्ल्यू यूज किया है, लेकिन सेट डब्ल्यू पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेट डब्ल्यू जो है स्क्रीन में विड्थ सेट करने के लिए होता है। यानी आप ये कहना चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर नंबर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही नजर आए तो आप सेट डब्ल्यू के थ्रू वो विड्थ सेट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर स्पेसिफाई कर देता है। अगर सेट डब्ल्यू 10 है तो जो नंबर है वो 10 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर ही स्क्रीन पे राइट अलाइन होकर सेट होकर नजर आता है। तो इसको देखते हैं हमने इसको कैसे इस्तेमाल किया है। तो ये हमने 2 हेडर फाइल्स है वो न्यू इंक्लूड किए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम रैंड मैक्स को प्रिंट करवा रहे हैं ये देखने के लिए कि हमारा जो प्रोसेसर है, हमारा जो देव है, हमारा जो कंपाइलर है वो रैंड मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या अलाउ करता है। ठीक है, तो रैंड मैक्स हमने प्रिंट करा। उसके बाद एक सिंपल लूप स्टार्ट किया है। वो लूप कितनी दफा चल रहा है? 10 दफा चल रहा है। a इज इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 10, a प्लस प्लस सिंपल फॉर लूप है। लेकिन वो फॉर लूप क्या कर रहा है? हर अपनी आइट्रेशन के अंदर a रिमाइंडर 4 निकाल रहा है। ठीक है, एक्चुअली अगर मैं इसको बंद कर दूं
ठीक है, पहले इस कोड को हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमने ये किया क्या है। हम एल्स को भी हटा देते हैं और हम इसको भी हटा देते हैं। तो फिलहाल हमने क्या किया है कि फॉर लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, वो है ये सी आउट सेट w8। सेट w8 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछली क्लासेस के अंदर। सेट w8 मैनिपुलेटर है, सी आउट के साथ इस्तेमाल होता है। इसके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप एक वैल्यू दे सकते हो। आप जितनी वैल्यू दोगे आपका नंबर उतने डिजिट्स के अंदर सेट हो जाएगा और राइट अलाइन हो जाएगा। रैंड क्या करेगा, फंक्शन है और एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा जो कि इस रेंज के अंदर होगा। लेट्स सी ये रेंज क्या आती है, और वो रैंडम नंबर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। बाकी ये लाइन और ये लाइन फिलहाल मैंने स्टॉप कर दी है, ठीक है, ये नहीं चलेंगी अभी। तो हमारे पास सिर्फ ये एक ही स्टेटमेंट चलेगी, इसको चलाते हैं पहले। ठीक है, हमें रैंड की वैल्यू मिली अगेन 32767 एज वी ऑलरेडी डिस्कस। नंबर जो हमें मिले हैं वो 41 1846 633 26500। ये नंबर 19169 है, लेकिन नीचे चला गया है, आधा आधा ऊपर है और बड़ा गंदा सा आउटपुट है और आउटपुट अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो इस आउटपुट को ठीक करने के लिए ही जो इफ लगा हुआ है वहां पे उस इफ को डिस्कस करते हैं कि आप किस तरीके से रिमाइंडर ऑपरेटर और सेट डब्ल्यू की कॉम्बिनेशन पे थोड़ा सा आउटपुट अपना तरतीब में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ, इस तक मेरा गोल ये है कि ये 1 2 3 4 नंबर दिखाए, उसके बाद नीचे आ जाए, फिर 1 2 3 4 नंबर दिखाए, फिर नीचे आ जाए, फिर 1 2 3 4 नंबर दिखाए। यानी हर लाइन में ये 4 नंबर दिखाए और नीचे आ जाए। थोड़ा तमीज से, तहजीब से हमें आउटपुट दिखाए। ये इतना गंदा आउटपुट हमें नहीं चाहिए। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो इस इफ को ऑन करते हैं कि इफ की स्टेटमेंट ये कह रही है कि आप ए रिमाइंडर छोड़ लो। अब इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या आ सकती है, ए रिमाइंडर 4 की पॉसिबल वैल्यू या तो आएगी 0, ठीक है, या आएगी 1, या आएगी 2, या आएगी 3। ठीक है, तो हम यहाँ रैंड फंक्शन भी डिस्कस कर रहे हैं और साथ साथ हम रिमाइंडर ऑपरेटर की थोड़ी सी एक्टिविटी भी चेक करें कि रिमाइंडर ऑपरेटर किस किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकता है। एक तो रैंड फंक्शन की रेंज की बात की, उसको आगे डिस्कस करते हैं, अभी हम उस चीज पे आएंगे। फिलहाल हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हम रैंड फंक्शन के साथ नहीं यूज कर रहे हैं इसको, हम रिमाइंडर ऑपरेटर को वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं कि रिमाइंडर ऑपरेटर हमें किस तरह की वैल्यूज दे सकता है। अब मैंने ये कहा कि जब भी किसी चीज को आप जिस नंबर से रिमाइंडर ऑपरेटर के साथ, मतलब जिस नंबर के साथ डिवाइड करते हो, तो आपको जो पॉसिबल रिमाइंडर मिल सकते हैं, आप किसी भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा, या रिमाइंडर 3 आएगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर अगर 5 है तो रिमाइंडर मिलेगा हमें 1, नंबर अगर 6 है तो रिमाइंडर मिलेगा 2, नंबर अगर 7 है तो रिमाइंडर मिलेगा 3, नंबर अगर 8 है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, नंबर अगर 9 है तो अगेन रिमाइंडर 1। तो ये गोज डाउन, इसके अलावा और कोई रिमाइंडर नहीं आ सकते। और इसको हमने ये डिस्कस किया था कि अगर वैल्यू 0 आ रही है तो क्या है, फॉल्स, और अगर वैल्यू एक नंबर आ रही है तो क्या है, ट्रू। तो यहाँ पर हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज ये 4 है, इन 4 में से सिर्फ एक फॉल्स होगी, बाकी सारी की सारी ट्रू होंगी। ठीक है, तो ये 3 दफा ट्रू होगा और एक दफा जो है वो फॉल्स होगा। तो हमने किया ये है कि ये चेक करें कि अगर हम इस नंबर को डिवाइड करें, रिमाइंडर निकालें, और अगर रिमाइंडर एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, पॉजिटिव नंबर यानी 1 2 3 में से कोई आंसर आ रहा है, तो ये क्या करे, ये सेट w8 यूज करे और रैंड यूज करे। मीन सेम लाइन के ऊपर सेट w ऑपरेटर के साथ ये रैंडम नंबर जनरेट कर दे। अगर ऐसा नहीं है, एल्स की कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब रिमाइंडर 0 आएगा। यानी अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या करे, तो ये रैंड तो सेट w8 और रैंड तो डिस्प्ले करे, लेकिन साथ में एंडल न्यू लाइन पे भी लेकर आ जाए। तो जब अब लूप को हमने चलाया कितनी दफा, 10 दफा। ए की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी, 1 2 3 और 4। तो 1 के लिए रिमाइंडर ऑपरेटर क्या जनरेट करेगा, जब आप कहोगे 1 रिमाइंडर 4 तो आंसर आएगा 1। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिमाइंडर ऑपरेटर में अगर ये वाला नंबर छोटा हो तो वही नंबर आंसर के तौर पे आ जाता है। हमें आंसर मिलेगा 1। अगर हम 2 देंगे आंसर मिलेगा 2, 3 देंगे आंसर मिलेगा 3, और अगर 4 देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। यानी जैसे ही 4 की वैल्यू 4 होगी
तो क्या करेगा ये उसी सेम लाइन पर सेट डब्ल्यू ऑपरेटर, ये लाइन चेंज नहीं होने यहाँ पे। यदि फॉर एग्जाम्पल फॉर का लूप जब 1, 2 और 3 होगा तो ये सेम लाइन प्रिंट होती जाएगी सेट डब्ल्यू, ठीक है। और उसके बाद रैंडम नंबर फंक्शन, फिर सेट डब्ल्यू रैंडम नंबर फंक्शन, फिर सेट डब्ल्यू रैंडम, यानी तीन वैल्यूज तो हमें एक ही लाइन में प्रिंट मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी यहाँ चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे जाएगा ये तो बाहर आ, अभी एंटर हुआ नहीं, हमने एंटर शुरू में यूज नहीं किया, एंटर नहीं हुआ, ये चौथी वैल्यू प्रिंट करेगा सेट डब्ल्यू के साथ, और चौथी वैल्यू प्रिंट करने के बाद क्या प्रिंट कर देगा, एंटर। अब इसका आउटपुट देखते हैं। अब हमें थोड़ा तरतीब में आउटपुट मिला है। अगेन रैंड मैच की वैल्यू तो हमने शुरू में वैसे ही प्रिंट करवाई थी, बाकी इसने सारे नंबर्स को हमारे हैंडल यूज करने के साथ साथ तरतीब में लेकर एक टेबल फॉर्मेट में प्रिंट करना शुरू कर दिया। तो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो इस वाली, ये आप जब भी यूज करोगे, ठीक है, ये आपको फायदा देगी कि आप ये कोड यूज कर सकते हो किसी भी नंबर किसी भी आउटपुट को प्रॉपरली, जब भी आप नहीं हो रहा, हाँ ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोड है ये यूज कर सकते हो जब भी आप किसी भी आउटपुट को तरतीब में लेकर आना चाहो तो। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी रैंडम फंक्शन के ऊपर ही है, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंदर हमने मैंने यूज नहीं किया हुआ, सेट डब्ल्यू ऑपरेटर यूज नहीं किया हुआ, लेकिन हमने ये CSTDlib जो है वो यूज की हुई है। आई डोंट नो कोनियो हम क्यों बार बार इंक्लूड करें, लास्ट प्रोग्राम में भी इसका कोई काम नहीं था, हाँ सॉरी इसमें गेट सी यूज हुआ हाँ। तो इस प्रोग्राम के अंदर अगेन इस प्रोग्राम का काम ये है कि छोटी सी गेम है, और ये गेम क्या कर सकती है, गैसिंग गेम है, ठीक है। तो इसमें हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है A, एक कैरेक्टर क्रिएट किया CH, और एक लूप है जो कि डू का लूप है। तो आप ये भी कह सकते हो कि अब हम ये देखना चाहते हैं कि डू लूप के अंदर ऐसे स्टेटमेंट कैसे यूज हो सकती है। फिर हमने ये फार्मूला यूज किया, इंटीजर x इज इक्वल टू रैंडम फंक्शन, ठीक है। रैंडम फंक्शन क्या करेगा, एक नंबर जनरेट करेगा जो कि 32,700 से छोटा होगा, उस नंबर और 0 32,700 समथिंग के बीच में होगा। उस नंबर को ये क्या करे, 5 से डिवाइड करे, जो भी रिमाइंडर आए, रिमाइंडर क्या पॉसिबल आ सकते हैं, ये हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे, 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक कोई भी नंबर जनरेट होगा, उसके अंदर क्या करे, 1 का इजाफा कर दे, यानी हमारी रेंज क्या हो गई, 1 से लेकर 5 तक। और वही यूजर से हम कह रहे हैं कि प्लीज एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 5, और A के अंदर वो नंबर हम इनपुट दे रहे हैं। तो X के अंदर हमारा वो नंबर है जो कंप्यूटर ने गैस किया है, सॉरी कंप्यूटर ने जनरेट किया है। A के अंदर हमारा वो नंबर है जो हमने गैस किया है। चेक करो, अगर वो दोनों नंबर मैच हो जाए, मीन्स वी हैव गैस द राइट नंबर, तो क्या है कि आपने नंबर सही राइट गैस, आपने सही नंबर गैस किया है। वरना क्या करे, सॉरी ट्राई अगेन, नंबर ये था, फिर हमसे ये क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन इस एल्स में शामिल नहीं है, ये इसके बाद है। ये इफ एल्स जो है वो सिर्फ एक एक स्टेटमेंट ही है, तो बस ये इतना सही ब्लॉक है, ठीक है। अगर नंबर मैच हो जाए तो सही है, अगर नहीं मैच हो तो नंबर गलत है। नंबर तो ये था, आपको बताया कि नंबर ये था, आपने गलत मैच किया, ठीक है, गैस किया, सॉरी नंबर गलत गैस किया, ठीक है। अगर फिर ये सब कुछ होने के बाद पूछे डू यू वांट टू रन अगेन, इफ यू प्रेस यस, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कोड। CH के अंदर गेट CH मतलब आप जैसे ही Y प्रेस करो तो वाइल चेक करे कि अगर आपने Y प्रेस किया है तो प्रोग्राम दोबारा चले, अदरवाइज प्रोग्राम दोबारा ना चले। इस फाइल के अंदर जो है वो एक प्रॉब्लम है जो आगे आपको फील होगी कि अगर आपका कैप बॉक्स दबा हुआ है और आपने फिर भी Y प्रेस किया है तो आपका यहाँ पे कैपिटल Y आ जाएगा जो स्मॉल y से मैच नहीं करेगा, और अगेन Y प्रेस करने के बावजूद प्रोग्राम दोबारा नहीं चलेगा। इस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो इस प्रोग्राम को चलाते हैं, ठीक है। हम बस सिंपल सा कोड है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं है, ठीक है। नंबर गैस करो 1 to 5 के बीच में, आई एम गेसिंग 5, सॉरी ट्राई अगेन, द नंबर वाज 2। नाउ क्योंकि लूप है, वाइल लूप है, तो हमने रैंडम फंक्शन दोबारा चलाया, तो अगर मैं दोबारा प्ले करूंगी तो इसने पिछली दफा 2 गैस किया था, सॉरी 2 सिलेक्ट किया था,
लेकिन अब की दफा अगर मैं 2 लेती हूँ तो नंबर 2 नहीं, ये अब 3 सिलेक्ट कर चुका है, तो क्या रैंडम है, हर दफा नया सीक्वेंस ही आएगा। अगेन यस, हाँ लेट्स से 1, अब उसने 5 प्रेस किया है, यस लेट्स से मे बी 4, उसने अगेन 1 गैस किया है, प्ले अगेन, अगेन लेट्स से 3, 5 गैस किया है, 5 और 1 ज्यादा कर, लेट्स से 5 I assume right, 5 और 1 ज्यादा आ रहे थे तो हमने 5 गैस किया, तो नाउ वी हैव 1, हमने सही नंबर गैस किया। तो इस तरीके से एक छोटी सी एग्जांपल है जिसको आप यूज कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आप डाइस बनाना चाहते हो, ठीक है, यानी लूडो बनानी है या फिर गेम बनानी है, उसमें डाइस होना चाहिए। डाइस में आपको पता है कि जो पॉसिबल वैल्यूज है 1 से लेकर 6 तक होती हैं, तो आप इसको 6 से डिवाइड करोगे, मॉडुलस ऑपरेटर के साथ 6 यूज करोगे, +1 कर दोगे, तो अब जो आपकी वैल्यूज हैं वो 1 to 6 के बीच में आएंगी। लेकिन इसको 1 to, इस गेम में 1 to 5 इसलिए रखा गया था, 1 to 5 ही देख लो, गैस करना कितना मुश्किल है, तो अगर आप इससे ज्यादा बड़ा कर दोगे तो फिर तो इम्पॉसिबल ही हो जाएगा किसी के लिए गैस करना राइट नंबर। सो खैर डाइस की एग्जाम्पल इसलिए कि आप इस तरह का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो फॉर क्रिएटिंग योर डाइस। सो दैट्स ऑल। तो वैसे ही कर देते हैं जैसा ये था। ऑलराइट, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इफ एल्स स्टेटमेंट, मींस सीक्वेंस ऑफ एल्स इफ। इसमें सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को आगे देखते हैं। बट समटाइम जब आप एक से ज्यादा कंडीशन चेक करवाना चाह रहे हो, मतलब आप प्रोग्राम को मल्टीपल ऑप्शंस देना चाह रहे हो और उस मल्टीपल ऑप्शंस में से कभी एक ही चीज ट्रू हो पाए, अगर हम डिस्कस करें तो इसकी एग्जांपल सबसे पहले जो हमारी वो थी वो यही है कि क्या ये शेप, ये शेप क्या है। तो ये सबसे पहले कहेगा कि इफ इट इज स्क्वायर, आंसर आ रहा है नो, तो एल्स इफ, एल्स दोबारा दूसरी कंडीशन चेक करो, इफ इट इज डायमंड, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन बोल दो डायमंड, अदरवाइज एल्स इफ दूसरी कंडीशन चेक करो, इफ इट इज सर्कल, अगर आंसर ट्रू आया तो ठीक है, अदरवाइज दूसरी कंडीशन चेक करो, इफ इट इज ट्राइंगल, नाउ द कंडीशन इज ट्रू, तो बता दो कि हाँ ये ट्राइंगल है। बट द पॉइंट इज कि इससे आगे भी कंडीशन होंगी, ठीक है, यहाँ पे आके स्टॉप नहीं हो गया होगा, आगे भी इसने चेक किया होगा, मतलब सॉरी आगे चेक नहीं किया होगा लेकिन आगे भी ये चेक कर सकता होगा, लाइक कि कहीं ये शेप पैरेललोग्राम तो नहीं है, कहीं ये शेप रोम्बस तो नहीं है, कहीं ये शेप आई डोंट थिंक ऑफ एनी मोर शेप, कहीं ये शेप राउंडेड रेक्टेंगल तो नहीं है, कहीं ये शेप पेंटागन तो नहीं है, कहीं ये शेप हेक्सागन तो नहीं है। तो देयर माइट बी अदर ऑप्शंस, ठीक है, जो आगे हो सकते थे, जो एक कंप्यूटर सोच सकता था या और इफ चला सकता था। लेकिन जब कंडीशन हुई कि क्या ये ट्राइंगल है, इफ इट इज ट्राइंगल, कंडीशन हो गई ट्रू, एंड ट्रू होने पे ही सारे इफ एल्स स्ट्रक्चर जो वो स्टॉप हो गया एंड आंसर डज यस आई फाउंड इट, इट्स अ ट्राइंगल। तो जब इस तरीके के स्ट्रक्चर क्रिएट करने होते हैं तो हमारे पास होता है एल्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एल्स स्ट्रक्चर की ये छोटी सी एग्जांपल है। आप इसके अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल ऑप्शन एक कैरेक्टर वेरिएबल है जिसके अंदर यूजर से आपने कहा है कि ओ प्रेस करोगे तो ओपन हो जाएगा, डी प्रेस करोगे तो डिलीट हो जाएगा, क्यू प्रेस करोगे तो शट हो जाएगा। तो वो सबसे पहले चेक करे कि कहीं आपने ओ तो प्रेस नहीं किया, ठीक है, कहीं आपने ओ तो प्रेस नहीं किया। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या हो, ओपन हो जाए। एल्स, ठीक है, एल्स के बाद यानी अगर ये कंडीशन ट्रू है, आपने ओ प्रेस नहीं किया, तो चेक करे कि कहीं आपने डी प्रेस तो नहीं किया, ठीक है, अगर आपने डी प्रेस किया है तो डिलीट कर दे, अदरवाइज एल्स एक और ऑप्शन चेक करे कि कहीं आपने क्यू प्रेस तो नहीं किया। सो व्हेन यू आर प्रेसिंग, ऑप्शन की वैल्यू एट अ टाइम तो एक ही हो सकती है, या तो आप ओ प्रेस करोगे या आप डी प्रेस करोगे या आप क्यू प्रेस करोगे। तो द बेस्ट कंडीशन इसके लिए होगी, आपने अगर ओ प्रेस किया है, आप सबसे कॉमन कंडीशन शायद सबसे पहले रखोगे क्योंकि आपको पता है कि जो लोग ज्यादातर ओपन ही करेंगे, तो सबसे कॉमन कंडीशन जो है वो ओपन की है, तो सबसे पहले ही चेक कर रहा है। जैसे ही ओपन की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एल्स नहीं चलेगा, एल्स नहीं चलेगा तो ये इफ नहीं चलेगा, ठीक है, ये इफ और ये वाली स्टेटमेंट चलेगी नहीं। जब ये इफ नहीं चलेगा तो इस इफ का एल्स नहीं चलेगा, जब इस इफ का एल्स नहीं चलेगा तो ये इफ नहीं चलेगा, ये वाली इसकी कंडीशन भी नहीं चलेगी, एंड इवेंचुअली जब ये इफ नहीं चलेगा तो इसका एल्स नहीं चलेगा और ये सी आउट भी नहीं चलेगा। तो अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है,
ये कह सकते हो कि अगर आपने फर्स्ट कंडीशन को ही जो है वो ट्रू कर दिया, यानी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, तो बाकी सारा कोड जो कि उसके नीचे है, ठीक है, जिसको 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 चलना था उस वक्त जब ये एल्स के पास जाता है, ये सारा कोड डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सी आउट पे आ गया। ये कोड डिस्कार्ड नहीं होगा, ये तो चलेगा क्योंकि ये तो ट्रू हुआ है। ठीक है, ये चलेगा, लेकिन बाकी इसके बाद एल्स के बाद वाला सारा कोड, यानी यहाँ से लेकर ये एल्स और इस एल्स के बाद वाला ये सारा एरिया ये डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया जो है वो चलेगा ही। बहुत गंदा हो गया सब कुछ, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा कोड डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हम सबसे ज्यादा कॉमन आने वाला ऑप्शन जो है वो सबसे ऊपर लगते हैं, ताकि हमें पता हो कि ज्यादातर लोग जो है वो इसी को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये जाएगा एल्स के पास। एल्स के बाद सेकंड कंडीशन चेक करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इस कंडीशन के ट्रू होने के बाद यहाँ से लेकर ये सारा कोड जो है वो नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपकी जो है वो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, फिर एल्स के पास जाएगा, थर्ड कंडीशन चेक करेगा, फिर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये कोड चलेगा और ये वाला कोड जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इवेंचुअली आपकी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इसको चेक किया, यानी कोई ट्रू हुई, ये ट्रू नहीं हुई, ये ट्रू नहीं हुई, इवेंचुअली कहाँ पे आ जाएगा, आखिरी एल्स के पास, और ये हर हालत से फिर लाजमी चलेगा। यानी ये एल्स जो है, जब कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये वाला लास्ट वाला जो है वो लाजमी चलेगा, क्योंकि किसी भी कंडीशन ना हो ट्रू होने पे ये एल्स जो है वो ये मस्ट हो जाएगा कि ये चले। ठीक है, तो ये कह देगा यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग वैल्यू। अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल हम नहीं डिस्कस कर रहे, इसकी एग्जांपल जो दी हुई है हैंडआउट के अंदर, वो बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। आप लोगों के बहुत इंटरेस्ट की एग्जांपल है कि आप ने परसेंटेज एंटर करनी है और वो परसेंटेज को चेक करके ये बताए कि कहीं आपका ग्रेड ए तो नहीं है, ए नहीं है तो चेक करे कि कहीं आपका ग्रेड बी तो नहीं है, फिर चेक करे सी तो नहीं है, कहीं आपका ग्रेड डी तो नहीं है। जो मुझे सिंपल सी एग्जांपल दीजिए। ठीक है, तो वो एग्जांपल से खुद गो थ्रू करना, थोड़ा सा उसको देखना। ठीक है, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। ड्यू टू काफी टाइम जो है वो पिछले कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स में जो है वो यूज कर चुके हैं, तो ये एक टास्क है जो आप थोड़ा सा खुद देखोगे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट का भाई है। ठीक है, ये सिमिलर तरीके से काम करता है। आपके पास अगेन स्विच में यही होता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और उन मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन जो है वो चलता है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो आप डिस्कार्ड कर देते हो। नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक से ज्यादा ऑप्शन भी चेक करवा सकते हो। इन दोनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है स्विच के अंदर, स्विच का कीवर्ड होता है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप एक वेरिएबल देते हो, आइडेंटिफाई वेरिएबल दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन भी आ सकती है। ठीक है, आप इक्वेशन भी दे सकते हो जिसकी वो वैल्यू चेक करें। इक्वेशन इन द सेंस की इक्वेशन दे सकते हो, लेकिन वो वेरिएबल के साथ ही आती है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, तो ए की वैल्यू हुई नहीं, यहाँ पे वेरिएबल होना फिर भी लाजमी है जिसको वो जाके नीचे मैच करे। तो उस वेरिएबल को वो, लेकिन नॉर्मल वेज में हम यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल यूज करते हैं। ठीक है, उस वेरिएबल की मैच को वो केसेस से मैच करता है। सबसे पहले वो फर्स्ट केस से मैच करेगा, अगर ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट चलाएगा और ब्रेक कीवर्ड हेल्प करेगा बाकी स्विच को स्टॉप करने में, कि भाई हम जो करना चाह रहे थे वो हो गया, सो आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप जो है वो स्टॉप कर दो। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपका जो फर्स्ट कंडीशन है वो नहीं ट्रू होती, ठीक है, आइडेंटिफायर वेरिएबल जो है वो फिर मैच करेगा अपने आप को केस टू से। केस टू अगर ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट चलेंगे और उसके बाद जो है वो ब्रेक होगा। ब्रेक जो है वो बाकी स्विच को स्टॉप कर देगा। ब्रेक मिलने का मतलब ये है कि इस ब्रैकेट के बाद जो कुछ भी है इधर आ जाए। ठीक है, यानी इसको स्विच को बंद कर दो, स्विच को स्टॉप कर दो और स्विच के बाद जाओ। ठीक है, स्विच के बाद जो भी कोड है उसको चलाओ। लेकिन अगेन अगर ये केस भी ट्रू नहीं होता है तो इवेंचुअली चेक करता रहेगा। यहाँ पर एल्स, आखिरी वाले एल्स का काम ये डिफॉल्ट कर रहा होता है। ठीक है, अगर आपके सारे केसेस यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी मैच नहीं हुआ तो आखिरकार में डिफॉल्ट केस चलना होता है, जिसमें ये बता रहा होता है कि भाई क्या वजह हुई कि कुछ भी मैच नहीं हुआ, या इवेंचुअली आखिर में डिफॉल्ट केस जरूर चलता है। देयर आर फ्यू ड्रॉबैक्स ऑफ स्विच। ठीक है, नंबर 1,
स्विच स्टेटमेंट के साथ आप फ्लोट या डबल वेरिएबल या फ्लोट वेरिएबल यूज नहीं करते। ये सिर्फ कैरेक्टर डेटा टाइप और इंटीजर डेटा टाइप पे चलता है। नंबर 2 कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो लेस देन ग्रेटर देन इनको नहीं चेक कर सकती। तो आपके पास जो वाहिद ऑप्शन रह जाता है वो होता है इक्वल टू, या इक्वल है या तो इक्वल नहीं है। ठीक है, आपके पास सिर्फ मैच हो सकती है वैल्यू, या तो वैल्यू इक्वल है या वैल्यू इक्वल नहीं है। तो इसे इक्वालिटी चेक करता है, बाकी चीजों पे काम नहीं कर सकता। सो लेट्स सपोज अगेन वही हमारी एग्जांपल, आपके पास जो है वो यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, चेक करें क्या ऑप्शन ओ है, अगर वो है तो कर दे ओपन और ब्रेक। ठीक है, अगर ऑप्शन की वैल्यू डी है तो ये चलेगा, अगर ऑप्शन की वैल्यू क्यू है तो ये चलेगा। ठीक है, क्विक वाला कोड सेम कोड है। लेकिन थोड़ा सा अगर इसके सिंटैक्स को समझ लो। ठीक है, आपके पास स्विच का कीवर्ड है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने वेरिएबल देना है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस है और कर्ली ब्रेसेस एंड है। नंबर 2 केस का कीवर्ड है, केस के कीवर्ड के बाद स्पेस लाजमी है, स्पेस के बाद आप यहाँ वैल्यू दोगे। अगर इंटीजर वेरिएबल वैल्यू है तो वैसे ही आ जाएगी, लेकिन अगर कैरेक्टर वैल्यू है तो सिंगल कोटेशन के अंदर आएगी। जैसे यहाँ कैरेक्टर है ये, तो इससे हमने उसको सिंगल कोटेशन के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद ये कोलन लाजमी है। ठीक है, इस कोलन को प्लीज मत भूलना, ये कोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोलन लाजमी है और ब्रेक लाजमी है। ठीक है, ब्रेक अगर नहीं दोगे तो ये आगे चलता जाएगा, ये स्विच स्टॉप नहीं हो पाएगा। अगर आप ब्रेक नहीं देते तो मल्टीपल केसेस चेक होने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि वो किस तरीके से चल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हाईलाइटर बंद करते हैं, लेट्स गो टू एग्जांपल। अच्छा, अब इस एग्जांपल में अगेन एक डू व्हाइल लूप है। ठीक है, हेडर फाइल तो सिर्फ आईओस्ट्रीम में कुछ एक्स्ट्रा चीज हमने यूज नहीं की है। एक वेरिएबल है इंटीजर ए, एक वेरिएबल है ch और एक डू का लूप है। डू का लूप यूज करने का मतलब, डू व्हाइल मतलब यूज करने का मतलब है कि फर्स्ट टाइम तो ये प्रोग्राम चलेगा ही। आपसे बोल रहा है एक नंबर एंटर करो जो कि 1 to 10 के बीच में हो, और ए के अंदर वो नंबर आपने इनपुट ले लिया और आपको क्या है कि द नंबर इज। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम जो भी नंबर एंटर करें 1 से लेकर 10 के बीच में, वो उसको इंग्लिश वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो इसके लिए हमने स्विच लगाया, स्विच के अंदर ए की वैल्यू दी है, यानी जो भी यूजर वैल्यू दे उसको चेक करें। सो अगर वैल्यू 1 हो तो सी आउट कर दे ONE एंड देन ब्रेक कर दे। अगर वैल्यू 2 हो तो 2 प्रिंट कर दे, अगर वैल्यू 3 हो तो 3 प्रिंट कर दे। और नोट करो हर लाइन के बाद ब्रेक है, और मैंने इसको अलग अलग लाइन में लिखना है। मैं ऐसे भी लिख सकती थी, ठीक है, हम कोड ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने हमने इस कोड को एक ही लाइन में लिखा हुआ है। तो डजंट मैटर, एज फार एज कोलन है सेमी कॉलन है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वाइट स्पेसेस हमने डिस्कस की थी, जहाँ स्पेस आ सकता है वहाँ टैब भी आ सकता है और वहाँ एंटर भी आ सकता है, इसलिए हम ब्रैकेट को भी कभी ऊपर कर देते हैं कभी नीचे कर देते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, और जहाँ पे हम एक ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर से अलग कर रहे होते हैं वहाँ पे हम स्पेस निकाल भी सकते हैं, डजंट मैटर। जैसे यहाँ मैं स्पेस दे भी सकती हूँ और मैं यहाँ से स्पेस हटा भी सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने सारे 10 केसेस बनाए, 10 के 10 केसेस में हमने सी आउट 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स के अंदर किया। और इवेंचुअली अगर हम गलत नंबर दें तो वो कहते हैं सॉरी कैन नॉट कन्वर्ट दिस नंबर। उसके बाद स्विच यहाँ पे एंड हो रहा है, स्विच एंड होने के बाद वो क्या, डू यू वांट टू कंटिन्यू वाई और एन सी एच। अच्छा, अब की दफा हमने गेट किया चूज नहीं किया, हमने हम अपना ट्रेडिशनल तो नहीं था, C++ का CN हमने यूज किया। हम नॉर्मल वे से इनपुट ले रहे हैं कैरेक्टर के अंदर। जैसे हम वाई प्रेस करके एंटर करेंगे, चेक करेगा क्या CH की वैल्यू y के बराबर है। कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ये लूप जो है वो दोबारा चलेगा। ठीक है, दिस इज अ रिमाइंडर फॉर मी, आई हैव टू डू समथिंग चेंज, लेट मी थिंक मुझे क्या चेंज करना था, इसको बाद में सोचते हैं। फिलहाल जो आपका स्विच स्टेटमेंट है वो कंटिन्यूसली जो है वो नंबर्स को चेक करेगा, जो नंबर से मैच हो जाएगा उसको प्रिंट कर देगा। अगर नंबर से मैच नहीं होगा तो डिफॉल्ट केस चल जाएगा और ये वाइल लूप चलता रहेगा जब तक हम इसको चलाते रहेंगे, प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, एंटर नंबर,
For example, 5. So the number is 5. Do you want to continue? Yes. Enter number 8. Number is 8. Do you want to continue? Yes. Enter number 2 is 2. Do you want to continue? Yes. ठीक है. Enter number, for example, 12. Show this number. The number is, sorry, cannot convert. The number is यहाँ flaw है. ठीक है, क्योंकि हमने शुरू में प्रिंट करवा दिया था अपना कोड कम करने के लिए. हम अगर चाहें तो नंबर इसको हर अपनी सी आउट की स्टेटमेंट में डाल सकते हैं ताकि ये आखिर में ये मिस्टेक ना करें, क्योंकि नंबर इस स्विच स्टेटमेंट से पहले प्रिंट हुआ हुआ है, तो स्विच से पहले ही द नंबर इस तो वो प्रिंट कर देता है, उसके बाद स्विच स्टेटमेंट चलाता है. तो आप अगर इसको हर केस के अंदर कर दोगे नंबर इसको सी आउट के अंदर, तो ये फ्लॉ जो है वो खत्म हो जाएगा. पर फिलहाल हम अब इसको रन नहीं कर रहे. ठीक है. अच्छा, अगर यहाँ पे स्विच के अंदर चेंज का मुझे आई जस्ट रिकॉल ये शो करने के लिए कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपके पास डेटा टाइप जो है वो कैरेक्टर हो. ठीक है, तो कैरेक्टर को आप किस तरीके से यहाँ पे ले सकते हो, पर हम उसकी एग्जांपल ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आई थिंक वी डोंट हैव टू डू दिस. अगर आपके पास यहाँ पर जो है वो कैरेक्टर हो तो आप कैरेक्टर हो अगर आपके पास, तो आप सिंगल कोटेशन करना बंद कर सकते हो. इस एग्जांपल में हम ये चीज देख चुके हैं. अच्छा, नंबर 3 एक और चीज, फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम का थोड़ा सा वे चेंज करते हैं. हम ये चाह रहे हैं कि अगर हम इस प्रोग्राम को हम इस चीज के लिए यूज करना चाह रहे हैं कि एंटर एनी नंबर, वो नंबर अगर 1 to 5 के अंदर है तो हमें बताए कि वो 1 to 5 के अंदर है. अगर वो नंबर 5 से लेकर 6 से लेकर 9 तक के बीच में है तो हमें बताए. मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं इस वक्त कि मल्टीपल केसेस को आप कैसे यूज कर सकते हो ट्रू करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल एंटर एनी नंबर, आपने ए के अंदर नंबर इनपुट ले लिया. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर नंबर 1 हो, केस 1, इसके अलावा केस 2, ठीक है, इसके अलावा केस 4 और एंड केस 5. ठीक है, यानी अगर केस 1 से लेकर केस 5 तक है, यानी इन पांचों कंडीशन में से अगर कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो हमें क्या कहना, नंबर इज बिटवीन 1 to 5 और फिर ब्रेक करें. अदरवाइज पहले खत्म कर लेते हैं. ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने बेसिकली ऊपर जो स्ट्रक्चर चेंज किया है उससे ये होगा कि पहले तो हम एक केस के ट्रू होने पे एक चीज करवा रहे थे, लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि मल्टीपल केसेस जो हैं वो उनके ट्रू होने पर, यानी इन पांच, हम इसको मल्टीपल ऑप्शंस दे रहे हैं, यानी इन पांचों में से अगर कोई भी ऑप्शन ट्रू हो जाता है तो एक काम करो, अदरवाइज इन पांचों के ट्रू हो जाने पर दूसरा काम करो. ठीक है, तो वो दूसरा काम इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे कि अगर जो है वो नंबर 6, 7, 8 या 9 तक हो तो वह कहे कि नंबर इज बिटवीन 6 to 10 और फिर ब्रेक हो जाए. अदरवाइज हमें कहते हैं सॉरी कैन नॉट कन्वर्ट दिस नंबर, तो गलत लग रहा है, हम इसको कह देते हैं कैन नॉट रिकॉग्नाइज दिस नंबर. F11. ठीक है, अब हमने फॉर एग्जांपल हमें कह रहा है एंटर एक नंबर, हमने कहा 3, तो कहेगा नंबर इज बिटवीन 1 to 5. डू यू वांट टू रन अगेन? यस. 7, it's between 6 to, do you want to run again? Yes. Number is 1, it's between 1 to 5. तो अब हमने क्या किया, हमने पूरे प्रोग्राम को अपने दो ब्रांचेस के अंदर, यानी एक ही स्विच को यूज किया है लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज किया. हम स्विच में मल्टीपल केसेस के थ्रू एक काम भी करवा सकते हैं. तो ये थोड़ा ध्यान से प्लीज ये सिंटैक्स सिर्फ नोट कर लो. केस 1, केस 2 कोलन, केस 1 के आगे कुछ नहीं लिखा, केस 2 के आगे कुछ नहीं लिखा. कि अब अच्छा जरूरी नहीं है आप इनको एक लाइन में लिखो, आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो फॉर योर क्लियरिटी.
आप अपने आप का कोड क्लियर देखने के लिए ऐसा भी लिख सकते हो, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। यदि केस 1 में कुछ नहीं हो रहा, 2 में कुछ नहीं हो रहा, 3 में कुछ नहीं हो रहा, 4 में, 5 के बाद जाके कह रहा है रन। तो इनमें से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल केस 1 ट्रू हो गया, ठीक है, तो उस वक्त तक कोड चलाएगा जब तक इसको ब्रेक नहीं मिल जाता। हर चीज ब्रेक पे आके स्टॉप हो रही है, जब ब्रेक मिलता है तभी कोड स्विच बंद होता है, अदरवाइज स्विच अगले केसेस को चेक करता रहेगा। इसलिए ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर केस के बाद ब्रेक नहीं देते तो वो हर केस को चेक करना शुरू कर देगा और हर केस के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको प्रिंट करना शुरू कर देगा। तो इसलिए हमें हर केस के बाद ब्रेक देना लाजमी होता है। तो अगर आप ब्रेक दोगे इस केस नंबर 5 के बाद, तो केस ब्रेक जो है वो सिर्फ केस नंबर 5 नहीं, केस नंबर 1, 2, 3, 4 सबके लिए स्टॉपिंग पोजीशन बन गई है। यानी केस 1 ट्रू हुआ या केस 2 ट्रू हुआ या 3 हुआ या 4 हुआ या 5 हुआ, किसी में भी जाएगा और आखिर में क्या कहेगा, ब्रेक कहेगा। लेकिन अगर वैल्यू जो है वो 6 है तो केस 1, केस 2, केस 3 को मैच किया, 4 को मैच किया, 5 को मैच किया, किसी के अंदर एंटर नहीं होगा, सिंपल जाके कहाँ होगा, 6 के अंदर एंटर होगा और अगेन जो है वो फिर कहेगा नंबर इज बिटवीन 6 एंड 10 और उसके बाद ब्रेक कर देगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी सेशन में थोड़ा सा असाइनमेंट से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर काफ़ी स्टूडेंट्स ने लास्ट यही कहा था कि असाइनमेंट्स में उनको प्रॉब्लम है। तो आई थिंक इट्स अ बेटर चॉइस कि मैं आपको पर वीक के असाइनमेंट भी यहीं पे एक्सप्लेन करता, इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करके जाऊँ, ताकि आपके लिए आसानी हो उन असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 1 है वीक 6 की, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स that asks the user to type an integer and writes you win if the value is between 56 and 78, both included. In the other case, it writes lose. So again, हमने अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स नहीं किए हैं, ठीक है, तो आपको इसके अंदर मल्टीपल इफ यूज करके ही ये चीज पॉसिबल करनी है, ठीक है। तो हम इफ का, एल्स का, एल्स इफ का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, तो इसी तरीके का थोड़ा स्ट्रक्चर यूज करके आपने लॉजिकल ऑपरेटर यूज नहीं करने। एंड और नॉट अगर आपको पता भी है, प्लीज अवॉइड देम, हमने उनको यूज नहीं करना। हमने बगैर लॉजिकल ऑपरेटर के ये चीज अकम्प्लिश करनी है। तो अगर आपकी वैल्यू 56 या 78 के बिटवीन हो, ठीक है, यानी कि 56 या 56 से बड़ी हो या 78 या 78 से छोटी हो, इंक्लूडिंग या 56 से बड़ी होनी चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी वो क्या है, यू विन, अदरवाइज वो क्या है, यू लूज। ओके, एक्सरसाइज नंबर 2 में आपको एक प्रोग्राम राइट करना है, ठीक है, जो यूजर से डे नंबर इनपुट मांगे। डे नंबर मीन्स एक वीक में 7 दिन ही होते हैं, तो जो नंबर होगा 1 to 7 के बीच में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डे देते हो 2, ठीक है, तो वो आपको आंसर दे के डे इज ट्यूसडे, ठीक है। तो 1 होगा मंडे, 2 होगा ट्यूसडे, इवेंचुअली 1 by 1 जो है आप उन डेज को इनपुट करो। तो जो भी डेज इनपुट करो वो आपको आंसर बताए कि आपने कौन सा डे जो है वो इनपुट किया है। अच्छा, स्विच केस यूज करना है इसमें लाजमी है। एक्सरसाइज 3 जो है, ठीक है, एक्सरसाइज 3 में आपसे वो मंथ नंबर ले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 12 महीने होते हैं, आप कोई भी जनवरी 1 है, फरवरी 2 है, वी ऑल नो कि कौन सा मंथ जो है वो कौन सा नंबर कहलाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मंथ दे रहे हो 2, ठीक है, यूजर यूजर, ठीक है, याद रखना कि इसको ये सारे प्रोग्राम 3 के थ्रू बनेंगे, ठीक है। तो अगर आप मंथ यूजर जो है वो मंथ दे रहा है 2, तो आपको आंसर मिलेगा फरवरी में 28 डेज है, ठीक है। अच्छा, इसको भी आपने स्विच केस के थ्रू करना है। तो हर एक में डिफाइन हुआ हुआ है चाहे वेदर आपने इफ एल्स चूज करना है या स्विच केस यूज करना है, ठीक है। तो ये 3 तो सिंपल एग्जांपल्स हैं। एक्सरसाइज 4, write 2 programs to check whether an alphabet is vowel or constant. First program by using switch statement and second program by using if and else. दोनों का आउटपुट इसी तरीके का होना चाहिए, ठीक है। आप इनपुट करो कैरेक्टर, ठीक है, और अगर आप कैरेक्टर इनपुट कर रहे हो ए, तो वो क्या है, वॉवल। फिर आप प्रोग्राम को दोबारा चलाओ, अगर आप कैरेक्टर इनपुट करो बी, तो आंसर दे कि बी जो है वो कांस्टेंट है। पर आपको ये प्रोग्राम 2 बनाने हैं, ठीक है। पहला प्रोग्राम आपको बनाना है स्विच के थ्रू और दूसरा प्रोग्राम आपको बनाना है एल्सिफ स्ट्रक्चर से, ठीक है, इफ एल्स और एल्सिफ। ओके, एक्सरसाइज, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है, ये एक्सरसाइज 1 2 3 एक्सरसाइज 5 है, ये सॉरी यहाँ पे नंबरिंग मिस्टेक हो गई है। इसको एक्सरसाइज 5 कर देना, ठीक है। एक्सरसाइज 5 ये है कि आपको
आज की टेबल प्रिंट करना है, ठीक है, इस तरीके से जिस तरह नीचे नजर आ रहा है। ठीक है, आज की पर हमने डिस्कस किए थे, मैं ऑलरेडी क्लास में कई दफा बता चुकी हूँ। कैरेक्टर डेटा टाइप जो है कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कैरेक्टर डेटा टाइप में आप नंबर स्टोर करते हो तो जब आप उसको प्रिंट करवाते हो तो वो नंबर प्रिंट नहीं करता, उसकी जगह उसका आज की कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो यहाँ पे टेक्निक अब आप खुद सोचो थोड़ी किस तरीके से करोगे। आपको दोनों चीजें प्रिंट करवानी है, ठीक है, नंबर भी प्रिंट करवाना है और उसका आज की कैरेक्टर भी प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ 40 का लेस देन का निशान है, फिर 48 जीरो है और 49 1 है, ठीक है, 452 है। हर एक ASCII कोड के साथ उसका कैरेक्टर स्क्रीन पे प्रिंट करे। लेकिन अब अगेन अब इसकी तरतीब देख लो, ये कितने तमीज से टेबल की फॉर्मेट में स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। टेबल की फॉर्मेट में चीजें कैसे लेकर आनी है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लेक्चर। और प्रोग्राम 5 हैंडआउट पर जो है उसमें वो दिया हुआ है, सेम प्रोग्राम है जो मैंने लेक्चर में भी डिस्कस किया है। तो आप अगर हैंडआउट ओपन करो तो प्रोग्राम नंबर 5 है जिससे आप हिंट ले सकते हो कि आप किस तरीके से इसको इस तरह टेबुलर फॉर्म में सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर यूज करना है, क्या तरीका कार यूज करोगे कि ये एक लाइन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एक लाइन में प्रिंट करे, फिर नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। ठीक है, तो तरतीब देख रहे हो, प्लीज ऐसी ही तरतीब में सारा आपकी टेबल जो है वो आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल। सिर्फ 5 एक्सरसाइजेज हैं। होप यू अंडरस्टैंड ऑल। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लाइव सेशन में पूछ सकते हो या आप LMS पे क्वेरी भी कर सकते हो। वहीं वहाँ पे भी आपको मैं दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी कि आप वहाँ पे भी सवालात अपने पोस्ट कर सकते हो। जो भी तरीका बेहतरीन लगे आपको इंटरेक्ट करने का, प्लीज गो थ्रू लेक्चर। साथ साथ प्लीज डेव ऑन करके रखा करो, एक्सरसाइज को साथ साथ ही करो। और अभी मैंने अगेन डेडलाइंस नहीं दी हैं एक्सरसाइज की, लेकिन आपको एटलीस्ट समझो आपके पास 3 वीक्स हैं। ठीक है, जैसे ये सेकंड वीक है जो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, आपको थर्ड वीक के बाद से मैं वीक 7 होगा वो, वीक 7 के बाद से मैं आपको डेडलाइन देना शुरू कर दूंगी। तो उससे पहले पहले वीक 1 से लेकर वीक 4 5 और 6 सबकी एक्सरसाइजेज जो है वो प्लीज कंप्लीट करके उनको LMS पे सबमिट करवाते हुए जाओ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।